तुषारगढ़ का राजा शैलवर्मन बुद्धिमान होने के साथ साथ झूठी प्रशंसा व खुशामद करने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करता था, परंतु वह सनकी और घमंडी भी था। इस कारण से लोग उससे भयभीत रहते थे। राजा शैलवर्मन के मन में नए नए विचार आते रहते थे। एक रात जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा था तो उसके मन में एक विचार आया। वह सोच रहा था, मेरे पास अकूत धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, लोग मेरे इस राजपाट को ईर्ष्या की नज़रों से देखते हैं, लेकिन क्या मेरा भी कोई मूल्य है? मेरा मूल्य इस वैभव और अकूत धन दौलत से ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा मूल्य कितना है? इसी उधेड़ बुन में वह सारी रात सो ना सका। सुबह होने पर उसने प्रधानमंत्री वामदेव को महल में बुलवाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए हम आपसे अपना मूल्य जानना चाहते हैं। आप अपना मूल्य जानना चाहते हैं महाराज? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आखिर हमारा कुछ तो मूल्य होगा, हम उसी मूल्य के विषय में जानना चाहते हैं। ओह! प्रधानमंत्री वामदेव सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा, महाराज ने तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया है, भला राजा का मूल्य कौन आंक सकता है? अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। अगर मैं राजा का मूल्य कम बताता हूँ तो राजा क्रोधित होकर मुझे सजा भी दे सकते हैं। यदि मूल्य अधिक बताता हूँ तो राजा सोचेंगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। परंतु राजा ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उत्तर दिए बिना किसी सूरत में छुटकारा मिलेगा भी नहीं। यह सोचकर उसने राजा शैलवर्मन से कहा, महाराज, आपने बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर खोज निकालने के लिए मुझे कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए। ठीक है, तुम्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, लेकिन 2 सप्ताह के बाद यदि तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम सजा के लिए तैयार रहना। प्रधानमंत्री भय से कांपता हुआ राजा शैलवर्मन के पास से चला गया और सोच रहा था, लगता है आज शनि की 7.5 मुझ पर सवार हो गई है, इसकी मार से अब बचना मुश्किल है। अपने महल में आकर प्रधानमंत्री ने अपने बड़े बूढ़ों, सयानों और बुद्धिमानों से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर ना सुझा सका। होते होते ये बात सारे राज्य में फैल गई। हर गली चौराहे पर जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होते तो वो आपस में यही चर्चा करते कि राजा का मूल्य कितना हो सकता है। एक दिन जब लोग इकट्ठे होकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से आपस में इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे, तभी उनके बीच में एक नौजवान आया और पूछने लगा, क्या बात है भाइयों, तुम सब लोग परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? लोगों ने उसे कुछ बताने की बजाय उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। तुझे हमारी परेशानी से क्या लेना देना, जा भाग यहाँ से, जाकर अपने चने बेच। लेकिन वो युवक वहां से हिला नहीं। उसको वहीं पर खड़ा देखकर एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई बड़ा ही ढीठ है तू जानना ही चाहता है तो सुन, हम लोग इस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं कि राजा का मूल्य कितना होगा। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो। मैं समझ रहा था कि कोई बड़ी गंभीर समस्या होगी। तू तो ऐसे कहता है जैसे तू इस प्रश्न का उत्तर जानता है। हाँ, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, सही और सटीक उत्तर। जा जा बड़ा आया अकल का सौदागर, हमको तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता और तू चने बेचने वाला इसका सटीक उत्तर बताने चला है। चल जा यहाँ से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वामदेव अपने कक्ष में बैठा हुआ बहुत ही परेशान हो रहा था और सोच रहा था, 2 सप्ताह का समय पूरा होने में केवल 2 ही दिन बाकी है और राजा शैलवर्मन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं अभी तक नहीं खोज पाया हूँ। क्या 2 दिन के बाद राजा मुझे कारागार में डाल देंगे? उसी समय एक गुप्तचर उनके सामने आ खड़ा हुआ
कहो नीलकांत, क्या समाचार लाए हो? प्रधानमंत्री जी, नगर में एक चने बेचने वाला लड़का बड़े ही विश्वास के साथ आज लोगों से कह रहा था कि वह राजा का मूल्य बता सकता है। ओह, ऐसी बात है तो कहाँ पर है वो युवक? प्रधानमंत्री जी, मैंने उस युवक का पीछा करके पता लगा लिया। वह रमोला भटियारिन की सराय में रहता है। आप कहें तो उसे सराय से बुला लाऊं? नेकी और पूछ पूछ, जाओ जल्दी से उसे हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। गुप्तचर जब रमोला भटियारिन की सराय में उस चने बेचने वाले युवक के पास पहुंचा तो बोला, ऐ लड़के, तुम्हें प्रधानमंत्री जी ने अपने महल में बुलवाया है। क्यों? वे तुमसे राजा के मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। ओह ऐसा? तब तो गरज उनकी है, उन्हें मेरे पास आना होगा। मैं उनके पास क्यों जाऊं? गुप्तचर प्रधानमंत्री वामदेव के पास वापस लौट आया। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हुआ? तुम बिना उस युवक को लिए हुए आ गए? प्रधानमंत्री जी, वो युवक तो बड़ा ही स्वाभिमानी मालूम होता है। वो कहता है कि गरज प्रधानमंत्री जी की है, वे स्वयं मुझे बुलाने आएंगे, तभी मैं उनके साथ महल में आऊंगा। ओह, यह कौन सी बड़ी बात है? अपनी जान बचाने के लिए तो मैं इस वक्त गधे को भी अपना बाप बनाने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री वामदेव उसी समय रमोला भटियारिन की सराय की ओर चल दिए। सराय में पहुंचकर वह उस लड़के से बोले, तुम ही वो चने बेचने वाले युवक हो? हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तुम्हें लेने आए हैं। आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। चलिए प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री उसे लेकर अपने महल में पहुंचा, हाँ तो युवक, अब तुम मुझे राजा के मूल्य के विषय में बताओ। इतनी जल्दी क्या है प्रधानमंत्री जी, धीरज रखिए, मैं राजा को स्वयं उसका मूल्य बता दूंगा। नहीं, तुम्हें राजा को नहीं, मुझे राजा का मूल्य बताना होगा। यदि ना बताऊं तो मैं इसी समय तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी, ऐसी मूर्खता भूल कर भी ना करिएगा। यदि मैं मर गया तो राजा का मूल्य कौन बताएगा? और अगर राजा को उसके मूल्य के विषय में कोई ना बता सका तो वो आपको ही फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री ने ठंडी सांस ली और उद्यन से कहा, ठीक है उद्यन, कल तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे। वहां पहुंचकर तुम ही राजा को उसका मूल्य बता देना। अगले दिन प्रधानमंत्री उद्यन को साथ लेकर दरबार की ओर चल दिया, परंतु उसके मन में संशय बना हुआ था कि पता नहीं ये उद्यन राजा का क्या मूल्य बताएगा। अगर इसने राजा के प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो आज मेरी खैर नहीं है। जब उद्यन के साथ वह दरबार में पहुंचा तब राजा ने पूछा, कहो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रश्न का सही उत्तर खोज पाए या नहीं? महाराज, मेरी ओर से आपके प्रश्न का उत्तर इस लड़के उद्यन को देने की आज्ञा दी जाए। उत्तर तुम दो प्रधानमंत्री जी या ये युवक दे, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बताओ युवक, हमारा क्या मूल्य है? धीरज रखिए महाराज, मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। महाराज, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप राजा हैं, आप बहुमूल्य हो सकते हैं, परंतु राजा आपको आपके भाग्य ने बनाया है, क्योंकि आप एक राजा के पुत्र के रूप में जन्मे। परंतु यदि आपका भाग्य आपसे अलग कर दिया जाए तो आपका मूल्य 4 आने से अधिक नहीं है। यदि आप अभी अपना राजपाट त्याग दें और अपने जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करने लगें तो आपको 4 आने से अधिक कोई नहीं देगा। यही आपका वास्तविक मूल्य है। तुम क्या कह रहे हो उद्यन? दूसरी तरफ खड़े हुए प्रधानमंत्री सोचने लगे, मारे गए। इस मूर्ख छोकरे ने महाराज के प्रश्न का जैसा ऊटपटांग उत्तर दिया है, अब मेरी खैर नहीं है। उत्तर सुनकर राजा शैलवर्मन के माथे पर बल पड़ गए और वह गहरी सोच में पड़ गया। यह देखकर बाकी के दरबारी भी सोचने लगे कि इस बालक की आज खैर नहीं है। इसने इतने प्रतापी राजा का मूल्य केवल 4 आने लगाया है, इसकी मूर्खता की तो हद हो गई। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद महाराज बोले, उद्यन, हम तुम्हारी बातों के सार को अच्छी तरह से समझ गए हैं। हमें खुशी है कि तुमने सच्चाई कहने की हिम्मत की है।
हमारे सामने आज तक इतनी निडरता और स्पष्टता से किसी के भी बोलने का साहस ना हो सका था। तुम निडर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुमने जिस प्रकार मेरे प्रश्न का उत्तर सही और सटीक दिया है, उससे कूटनीति की सही आभा झलकती है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर आज से तुम्हें अपना कूटनीतिक सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से पहले आप मेरी अल्प आयु के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। तुम्हारी अल्प आयु से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम में तो बड़े लोगों की भांति सूझबूझ है। हमने ये देखकर ही तुम्हें इतना महत्वपूर्ण पद सौंपा है। महाराज, मैं शपथ खाता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण पद की गरिमा को कभी कोई ठेस ना आने दूंगा। उद्यन, अब मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। मुझे अपना पूरा परिचय दो और अपने बारे में मुझे विस्तार से बताओ। महाराज, जैसा कि आप जान चुके हैं, मेरा नाम उद्यन है। एक समय वो भी था जब मेरा भी एक परिवार था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता एक पुरोहित थे और पूजा पाठ आदि करवाकर हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे। परंतु जब मैं 10 वर्ष का हुआ तब एक नाव दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अनाथ हो गया। तब से मैं इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। महाराज, इससे आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कैसे मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया और कैसे आपने मुझे अपना कूटनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। उद्यन, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। अब राजा शैलवर्मन ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात की खुशी है कि तुमने उद्यन के रूप में हमें एक अनमोल हीरा लाकर दिया है, परंतु साथ ही इस बात का दुख भी है कि तुम हमारे साधारण से एक प्रश्न का उत्तर ना दे सके, जबकि तुमसे कहीं छोटे उद्यन ने बड़ी ही सरलता और निडरता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ महाराज। प्रधानमंत्री जी, हम आज तक सभी महत्वपूर्ण मसलों पर आपके साथ विचार विमर्श किया करते थे, लेकिन आज से हम ये जिम्मेवारी उद्यन को सौंपते हैं। ओह, जैसी महाराज की इच्छा। दरबार के समाप्त होने पर प्रधानमंत्री मन ही मन में सोच रहे थे, मैं अपना ये अपमान कभी सहन ना कर सकूंगा। एक अदना सा छोकरा अब मेरे स्थान पर महाराज को सलाह दिया करेगा। जबकि महाराज ने उद्यन से कहा, उद्यन, आज से तुम इसी महल में रहोगे। जो आज्ञा महाराज। इधर जब प्रधानमंत्री वामदेव अपने महल में पहुंचे तब उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है स्वामी, आज आप जब से दरबार से आए हैं तब से कुछ गुमसुम से हैं। आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं सुनंदा, आज एक छोकरे के कारण मुझे दरबार में महाराज के सामने बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा। आप किस छोकरे की बात कर रहे हैं स्वामी? अरे वही छोकरा जिसे कल रात सराय से बुलाकर मैंने अपने महल में ठहराया था और जो सुबह मेरे साथ दरबार में गया था। तब प्रधानमंत्री ने दरबार में घटी घटना विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी सुनंदा को बताई। सारी बात जानने के बाद सुनंदा ने कहा, सचमुच ये तो सरासर आपका अपमान है। केवल एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर महाराज ने उस छोकरे को अपना सलाहकार बना दिया। सुनंदा, वह लड़का ही सारे झगड़े की जड़ है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो आपको उस छोकरे से लेना ही चाहिए स्वामी, लेकिन कैसे लूँ? बहुत सोचने पर भी बदला लेने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री की पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। क्या है वो योजना? स्वामी, ये तो आप जानते हैं कि महाराज थोड़े सनकी स्वभाव के हैं। एक बार उनके दिमाग में जिस बात को बिठा दिया जाए फिर वह सदा के लिए उनके दिमाग में जमकर रह जाती है। आप यदि उनके सामने उद्यन को झूठा साबित कर दें तो बड़ी ही आसानी से उद्यन से बदला लिया जा सकता है, लेकिन महाराज के सामने मैं उस चालाक उद्यन को झूठा कैसे साबित करूंगा? इस विषय में मैं सोच चुकी हूँ। आपको
अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को इस योजना में शामिल करना होगा। गुप्तचर नीलकांत मेरा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, मैं उसे अपनी योजना में शामिल कर लूंगा, लेकिन आखिर तुम्हारी योजना है क्या? तब सुनंदा धीरे धीरे वामदेव को अपनी योजना के बारे में बताने लगी। सुनंदा की योजना जानने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, वाह सुनंदा, योजना तो तुमने बड़ी ही अच्छी बनाई है। वामदेव ने उसी समय गुप्तचर नीलकांत को बुलाया। कल तुम्हें वेश बदलकर दरबार में जाना होगा और वहां जाकर उद्यन को अपना संबंधी बताना होगा। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? तब वामदेव ने नीलकांत को सारी बात बताई। नीलकांत, यदि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए तो वादा करते हैं कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आप निश्चय ही अपनी योजना में सफल हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। अगले दिन नीलकांत ने एक गरीब मनुष्य का रूप धारण किया और राजा शैलवर्मन के दरबार में पहुंच गया। वहां पर राजा शैलवर्मन के अलावा प्रधानमंत्री और उनका नया सलाहकार उद्यन भी मौजूद था। नीलकांत दरबार में बैठे हुए उद्यन के पास जाकर बोला, उद्यन, मेरे छोटे भाई, घर से भागकर तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरी खोज में कहां कहां भटकता फिरा हूं, तुझे पता है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। उद्यन, माना कि महाराज को झूठी कहानी सुनाकर तुम राजपद हासिल कर चुके हो, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं कि खून के रिश्ते को तुम बिल्कुल भूल ही जाओ। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? यह सुनते ही नीलकांत रोने लगा। तब राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? उद्यन को अपना भाई बताकर तुम इस प्रकार रोने क्यों लगे? महाराज, मेरा नाम विजयन है। आपके राज्य में मैं एक मोची का काम करता हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, पिता के मरने के बाद बंटवारे के प्रश्न पर उद्यन मुझसे नाराज होकर घर से निकल गया था, इसीलिए गुस्से में वह मुझे अपना भाई मानने से इनकार कर रहा है। ओह, इसका मतलब उद्यन ने हमसे झूठ बोला? यह तो स्वयं को ब्राह्मण पुत्र कहता था। ओह, इसका मतलब उद्यन ने हमसे झूठ बोला। यह सुपात्र नहीं, एक कुपात्र है। शैलवर्मन क्रोध से सुलग उठा और बोला, उद्यन, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमको अपनी झूठी कहानी सुनाकर ये राजपद हासिल किया है। हम तुमसे ये पद इसी समय वापस लेते हैं। उद्यन बिल्कुल शांत बैठा रहा और कहा, जो आज्ञा महाराज। वह मन ही मन में सोच रहा था, महाराज इस समय क्रोध में हैं और इस झूठे व्यक्ति के द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं, इसीलिए इस समय इनसे अपनी सफाई के बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, उद्यन, तुमने घोर अपराध किया है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। इसी वक्त तुम्हें कारावास में भेजा जाता है और जल्द ही तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सैनिक उद्यन को पकड़कर उसी समय कारागार में छोड़ आए। उद्यन अब कारागार में बैठा सोच रहा था, मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कौन रच सकता है? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री वामदेव प्रसन्न होकर गुप्तचर नीलकांत से कह रहा था, शाबाश नीलकांत, तुमने उद्यन के बड़े भाई का बहुत ही अच्छा अभिनय किया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ये कहते हुए उन्होंने अशर्फियों से भरी हुई थैली गुप्तचर के हाथों में थमा दी। नीलकांत, महाराज को तुम पर किसी भी प्रकार का शक ना हो, इसीलिए तुम्हें कुछ माह तक विजयन मोची का रूप धारण करके ही नगर में रहना होगा। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। इधर कारागार में बैठा हुआ उज्जैन अपने दिमाग में कुछ योजना बनाने लगा। उसने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा, सैनिक, मेरी एक विनती है, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं महाराज तक तुम्हारा संदेश पहुँचा दूंगा। कुछ समय के बाद राजा शैलवर्मन कारागार में उद्यन के सामने थे। कहो उद्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप मुझे मृत्यु दंड की घोषणा तो कर ही चुके हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी एक आखिरी इच्छा है जिसे आप पूरा कर दें। ठीक है उद्यन, मरने वाले की आखिरी इच्छा
यदि मेरे बस में हुई तो मैं अवश्य ही उसे पूरी कर दूंगा। तब उद्यन ने अपनी जेब में से एक चांदी की पायल निकाली और महाराज को दिखाते हुए कहा, महाराज, मेरे पास ये एक पायल है, मैं इसका क्या करूंगा? मैं महारानी जी को यह पायल भेंट में देना चाहता हूँ। ठीक है उद्यन, अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो अवश्य पूरी की जाएगी। उद्यन से पायल लेने के बाद महाराज ने कहा, पायल तो सचमुच ही बहुत ही सुंदर है, परंतु एक पायल का महारानी जी क्या करेंगी? वे एक पैर में तो पायल पहनेंगी नहीं, दूसरी पायल कहाँ पर है? महाराज, मेरे पास तो ये एक ही पायल है जो मैं आपको दे चुका हूँ। बंटवारे के समय यह एक पायल ही मेरे हिस्से में आई थी, दूसरी पायल तो आपको मेरे बड़े भाई विजयन के पास ही मिल सकती है। ओह ठीक है, दूसरी पायल हम विजयन से ले लेंगे, तभी दोनों पायल महारानी को भेंट में देंगे। कारागार से लौटकर राजा शैलवर्मन ने विजयन बने हुए नीलकांत को महल में बुलवाया और कहा, विजयन, ये पायल तुम्हारे छोटे भाई उद्यन ने मुझे दी है, इसके साथ की दूसरी पायल तुम्हारे पास है, तुम हमें वो पायल लाकर दे दो। लेकिन महाराज, मेरे पास ऐसी कोई पायल नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, उद्यन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ऐसी दूसरी पायल बंटवारे में तुम्हें ही मिली थी। महाराज, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी पायल नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो हमारे साथ कारागार में उद्यन के पास। जब वह तुम्हारे सामने इस बात को कहेगा कि दूसरी पायल तुम्हारे ही पास है, तब तुम मानोगे। शैलवर्मन विजयन को लेकर उद्यन के पास पहुंचा। तब राजा ने कहा, उद्यन, तुम्हारा भाई अपने पास की दूसरी पायल को देने से इनकार कर रहा है। भैया, आप महाराज को वो पायल दे क्यों नहीं देते? जरा सोचो, जब महारानी जी वो पायल पहनेंगी तो हमारे कुल का कितना नाम रोशन होगा। आप महाराज को वो पायल देने से मना क्यों कर रहे हो? अब विजयन सोचने लगा कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मैं पायल कहाँ से दूँ? पायल तो मेरे पास है ही नहीं, और यदि मैं इनकार करता हूँ तो अवश्य ही राजा क्रोध में आकर मुझे फांसी पर चढ़वा देगा। अब तो मैं अपने ही जाल में फंस चुका हूँ, बचने का केवल एक ही रास्ता है। यदि मैं अपनी सच्चाई बता दूं तभी मेरी जान बच सकती है। विजयन तुरंत राजा शैलवर्मन के पांव में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उद्यन का भाई विजयन नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। ओह, तो फिर तुम कौन हो और तुमने हमसे यह झूठ किसके इशारे पर बोला था? जबकि उद्यन मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी योजना सफल हो गई। महाराज, मैं प्रधानमंत्री का गुप्तचर नीलकांत हूँ। उद्यन के भाई का रूप मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर धरा था। ओह, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री जी ने आखिर ये सब क्यों किया? वे उद्यन से बदला लेना चाहते थे। ओह, प्रधानमंत्री जी इतनी नीचता पर उतर आएंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उद्यन नीलकांत ने तो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हमसे झूठ बोला, परंतु तुमने किसके इशारे पर पायलों से संबंधित झूठ हमसे बोला? महाराज, अगर मैं आपसे झूठ ना बोलता तो प्रधानमंत्री जी के षड्यंत्र का भांडा ना फूट पाता और मैं निर्दोष होकर भी कारागार में ही सड़ता रहता। हाँ, ये तो है, लेकिन ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? महाराज, ये पायल मेरी माँ की है और बचपन से ही मेरे पास है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद यही एकमात्र उनकी निशानी मेरे पास है। बस आप यूं ही समझ लीजिए कि ये मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ओह उद्यन, तुमने आज अपनी बुद्धिमानी से हमारी आंखें खोल दी। हम आज और इसी वक्त तुम्हें फिर से अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं और आदेश देते हैं कि प्रधानमंत्री वामदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री वामदेव को कारागार में डाल दिया गया और उद्यन एक बार फिर से राजा का सलाहकार बनकर एक खुशमय जीवन बिताने लगा।